हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 11 मार्च यानी कि आज जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर वन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाले समय में है तो ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 15 मार्च तक जाने वाला है। पहले जो डेट थी वो थी 10 मार्च तक की, लेकिन अब एक्सटेंड कर दी गई है तो 15 मार्च तक जो है सभी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के एग्ज़ाम में जो जो पूछा गया है वो मैं टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, टॉपिक को और भी देखेंगे फैला के कि किस तरीके के और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि प्रभावशाली शिक्षण पे सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर वन के लिए तो आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, दो प्लेलिस्ट हैं एक्चुअली। एक पे तो मैंने जो है हैंड रिटन नोट्स पर वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आप चाहें वो देख सकते हैं या फिर आप बड़ी वाली प्लेलिस्ट दे सकते हैं जिसमें लगभग 150 से 200 वीडियोस हैं। हर एक टॉपिक पर वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के सवाल में जो पहला टॉपिक रहा वो प्रभावशाली शिक्षण के ऊपर रहा। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण को जो है प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, किस तरीके से हम जो शिक्षण है अपना टीचिंग का जो मेथड है उसको हम और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, जैसे टीचिंग एड वगैरह यूज़ करके, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो और देखिए यहाँ से और कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डेलोर कमीशन से पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, डेलोर कमीशन पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो डेलोर कमीशन की अगर हम बात करें तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1996 में दी थी। और इसकी रिपोर्ट का क्या नाम था, तो रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, लर्निंग दी ट्रेजर विद इन। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये रिपोर्ट थी डेलोर कमीशन की, जिसमें बल दिया गया था मूल्य को विकसित करने पर। ठीक है, यानी कि जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसमें मूल्यों को कैसे विकसित किया जाए, जैसे कि छात्रों के अंदर जो है लोकतांत्रिक भागीदारी की भावना लाई जाए। ठीक है, लोग कह रहा हूँ मैं यहाँ पे बच्चों के अंदर, ठीक है ना, बच्चों के अंदर शांति की भावना लाई जाए, अहिंसा की भावना बनाई जाए उसमें। ठीक है, और सहकारी भावना का निर्माण किया जाए, पर्यावरण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जाए। ठीक है, संवेदनशीलता। तो इन सब बातों पर जो है बल दिया गया था डेलोर कमीशन के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो बन सकता है कि अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1996 में। क्या नाम था, तो लर्निंग द ट्रेजर विद इन। नेक्स्ट जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया वो रिसर्च से रिलेटेड था, अनुसंधान में नैतिकता, एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नैतिकता पे ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं देख रहे हैं, अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है, तो आप अभी जो एग्ज़ाम एनालिसिस का चल रहा है आप बस उतना कर लेंगे तो भी जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपने देखा होगा सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अनुसंधान में नैतिकता की अगर बात करें तो हम सबको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब भी नैतिकता की बात आती है तो हम अनुसंधानकर्ता जो होता है वो कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि अगर वो अनुसंधान कर रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि वो ना करे। ठीक है, किसी का कॉपी पेस्ट ना करे, पूर्वाग्रह से बचे। पूर्वाग्रह से बचे का मतलब ये है कि अपनी आपकी जो धारणा है वो ना बनाए किसी भी विषय पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये नैतिकता से जुड़े मुद्दे होते हैं। और जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो विशेषता से पूछा जा सकता है कि अनुसंधान की विशेषता बताइए। तो विशेषता यही है, पहला ये कि उसके वो चक्रीय होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो तार्किकता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं, और विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी जिसे हम कहते हैं, और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो ये सब, और वैधता, एक चीज़ तो भूला गया, वैधता। जब ये तत्व जो है अनुसंधान में होते हैं तब कहते हैं कि वो अनुसंधान जो है वो एक सही तरीके से किया गया अनुसंधान है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है जो आपको इसमें याद रखनी है। चलिए मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले HTML की फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की फुल फॉर्म है सर, ठीक है। और HTPT की पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP की। और ये HTML, इसमें M और L की फुल फॉर्म आपको याद रखिए, मार्कअप लैंग्वेज होता है। वायरस से क्वेश्चन पूछा गया, तो वायरस से मैंने जो है ऑलरेडी बता रखा है कि वायरस जो है क्या होता है, ठीक है, वो फिर से बता देता हूँ। जैसे वायरस जो होता है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो अनऑथराइज्ड या कहें कि जो स्पाईवेयर वगैरह जो कुछ होते हैं उनको रोकने का काम करता है, हमारी फाइल्स को सेव करता है, सेव कर कह रहा हूँ, और प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इफ़ेक्ट करता है वायरस। जबकि एंटीवायरस जो है हमारी जो फाइल्स वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जबकि वायरस जो होते हैं वो इफेक्ट का काम करते हैं। वायरस कई प्रकार के ऑलरेडी मैं आपको बता रखा था, ठीक है, लेकिन एंटीवायरस मैंने आपको नहीं बताया था, तो एंटीवायरस बता देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्टन, ये एंटीवायरस है, वायरस को ख़त्म करने वाला। पांडा, क्विक हील, ठीक है, और मैकफी, AVG, वेबरूट। अब ये सारे जो हैं ये एंटीवायरस हैं जो कि इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जो कि हमारी फाइल्स को या कहें कि डॉक्यूमेंट या फोल्डर्स को इफेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, जबकि एंटीवायरस हमारा जो है डॉक्यूमेंट वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। अशाब्दिक संचार, जिसे नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के कम्युनिकेशन बता रखे थे ऑलरेडी मैंने, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, जिसे हिंदी में कहेंगे शाब्दिक और अशाब्दिक। तो अशाब्दिक संचार में मैंने आपको बताया था, इसमें जो है आप याद रख सकते हैं, जैसे कि हो गया ऑक्यूलेसिक्स, ठीक है ना, ऑक्यूलेसिक्स, जिसके अंतर्गत हम नेत्रों से जो है संचार करते हैं, यानी आँखों से जब किसी को कोई संचार या कोई इशारा करते हैं। दूसरा इसमें आ जाएगा हैप्टिक्स, ठीक है ना। हैप्टिक्स में क्या हो जाता है कि हम जब किसी को जो है स्पर्श करके या टच करके जब कोई संचार करते हैं तो उसे हम कहते हैं हैप्टिक्स। और एक काइनेसिक्स भी आपको याद रखना है। काइनेसिक्स का मतलब होता है जब हम अपनी बॉडी के थ्रू, ठीक है, शरीर के किसी अंग के थ्रू जो है संचार करते हैं या इशारों में कोई कुछ बताते हैं तो उसे काइनेसिक्स कहते हैं। तो ये वो तरीके हैं जो नॉन वर्बल कहलाते हैं, अशाब्दिक कहलाते हैं। शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके द्वारा अपनी बातों को सामने तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नई शिक्षा नीति से सवाल पूछा गया GER को लेकर के, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, फिर एक बार पूछ लिया गया। जैसे कि बता दूं कि 100% जो है GER की बात की गई है स्कूल लेवल पर, कब तक, तो याद रखना आने वाले 10 साल के अंतर्गत, आने वाले 10 साल में GER जो है यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% करने की बात की गई है स्कूल लेवल पर। जबकि अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें, ठीक है, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ग्रोथ करेगा 2035 तक, ठीक है। ये टाइम लिमिट बता रखी है 2035 तक हायर एजुकेशन की, और आने वाले 10 साल में GER 100% किया जाएगा स्कूल लेवल पर, ठीक है। मैं फिर से मिटा देता हूँ एक बार। देखिए, समय और कार्य पे क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज पे क्वेश्चन आया। तो समय और परसेंटेज तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। समय और कार्य का मैं एक बार एक छोटा सा वो दे के बता देता हूँ। जैसे कि मान लो A है, वो किसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकता है, और B जो है वो उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है। ऐसा पूछा भी गया था, लेकिन डिजिट्स अलग थी, ठीक है ना। A अगर किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? ये सवाल और आसान हो जाता अगर हमें पता होता कि काम है कितना। लेकिन अगर हमें काम नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, A और B का एलसीएम लेंगे, A और B का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से,
तो 2 से ये 5, ये 15 ऐसे ही आएगा, और उसके बाद फिर 3 से 5 5, और फिर इस तरीके से ये मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब कितना हो गया ये, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, यानी 60 आ गया। तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि टोटल काम जो है वो 60 है। तो ए जो है एक दिन में 15 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा जी, 4 दिन में करेगा। बी अगर एक दिन में 20 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। तो हमें क्या पता चल गया, इनकी ताकत पता चल गई, यानी कि इनका हम कह सकते हैं कि इनकी क्षमता पता चल गई है कि ए जो है वो 4 काम कर सकता है और बी जो है वो 3 काम कर सकता है, यानी 3 दिन में काम कर सकता है। तो इन्हें जोड़ लें, 4 और 3 7 हो गया, और टोटल काम कितना है 60 यानी 60। इसको भाग कर दें इससे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56। ठीक है, 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56। तो 8 दिन, और उसके बाद जितना भी बचा है उसे पॉइंट में आप लिख सकते हैं या उसे घंटे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो 8 दिन के अंदर जो है काम वो ख़त्म किया जा सकता है, अगर अगर ए और बी जो है मिलकर काम करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इजीली सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, मेनली आपको करना क्या है, काम अगर नहीं दिया है तो काम खुद बनाना है, किससे, एलसीएम लेकर के। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इजी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी सवाल ऐसे ऐसे बन सकते हैं जो कि बहुत ही टफ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि नेट का एग्ज़ाम है, वहाँ पर जो है कॉमन पेपर होता है सबके लिए, तो इस तरीके से इसमें टफ़ नहीं बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इतना आता है तो काफ़ी है। प्रदूषण के ऊपर का सवाल पूछा गया। ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन के ऊपर, नॉइज़ पॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूँ नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन मैंने बताया, एयर पॉल्यूशन बताया, नॉइज़ पॉल्यूशन बताया। अगर वो वीडियोज़ आपने पहले की एनालिसिस नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी एनालिसिस मैंने करवाए हैं सारे वहीं से क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आप चाहें तो फिर से एक बार उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।